नमस्कार मित्रों, विश्व संवाद केंद्र मालवा की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का ज्वलंत मुद्दा है अडानी। अडानी पर आरोप लगे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अमेरिका की एक अदालत में उन पर आरोप लगाए गए हैं और वह आरोप फिनेंशियल इरेगुलरिटीज और रिश्वत देने के संबंध में है। लेकिन ये मामला जितना सीधा सीधा नजर आता है और उसको जिस तरीके से दिखाया जा रहा है मीडिया द्वारा, प्रेस द्वारा, विपक्ष द्वारा, वो उतना सीधा है नहीं। उसकी अनेक परतें हैं। तो अगले कुछ 10-12 मिनटों में मैं प्रयास करता हूँ कि मैं आपको इन अलग अलग आयामों से परिचित करा सकूँ जो इस मामले से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो फर्स्ट कम फर्स्ट आरोप जो लगे हैं उनकी अगर बात करें तो अमेरिका की एक अदालत में एक प्रोसिक्यूटर द्वारा उन पर यह आरोप लगाए गए हैं कि अडानी की एक कंपनी अडानी ग्रीन्स ने भारत के 4 राज्यों में अधिकारियों को और नेताओं को रिश्वतें देने का कुछ प्रयास किया है। रिश्वत की जो राशि है वो करीब 2200 करोड़ है। ये जो 4 राज्य हैं मुख्यतः, इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा 5वां राज्य। इन राज्यों का ये मसला है। इसमें से भी 2200 करोड़ में से करीब 1750 करोड़, लगभग 80% इस पूरी राशि का सिर्फ आंध्र प्रदेश में रिश्वत के रूप में या तो दिया गया है या दिए जाने की संभावना बनी थी। गौर करने लायक बात यह है कि ये सभी राज्य गैर भाजपा राज्य हैं। आंध्र प्रदेश की में जिस अवधि में ये कार्यवाही हुई थी, ये गतिविधि हुई थी, उस समय वहाँ वाईएसआर पार्टी के जगन मोहन रेड्डी का शासन चल रहा था। तो ये तो हुई एक मूलभूत बात कि जिसको लेकर सारा हल्ला गुल्ला चल रहा है। अब जाहिर है इसके पीछे और भी पॉलिटिकल और आर्थिक और हेजेमनी वाले कारण हैं। सबसे पहले अपन ये समझने का प्रयास करें कि पिछले 4-5 सालों से हमारे देश का विपक्ष, खास तौर से विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सतत ये प्रयास कर रहे हैं कि अडानी और मोदी, इन 2 नामों को जोड़ दिया जाए। यह बताने का प्रयास किया जा रहा है लगातार कि अडानी के व्यापार में मोदी की व्यक्तिगत दिलचस्पी है या मोदी की कोई व्यक्तिगत भूमिका है या मोदी किसी न किसी तरह से अडानी को लाभ पहुंचाते हैं उनके प्रधानमंत्री होने का। इस तरह का इंप्रेशन क्रिएट किया जाता है। राहुल गांधी सरेआम यही बोलते हैं कि ये देश तो मोदी नहीं चला रहे, अडानी चला रहे हैं, या जो भी योजना बनती है वो अडानी के लाभ के लिए बनती है। वो सारा प्रचार पिछले कुछ सालों से हम सब देख रहे हैं। तो ये पहला प्रयास है जिसमें अडानी और मोदी को एक प्लेटफॉर्म पर साथ साथ दिखाने का एक प्रयास हो रहा है। इसके पीछे मंशा क्या है? राहुल गांधी स्वयं ये बात एक से अधिक बार स्वीकार कर चुके हैं कि मोदी की सबसे बड़ी ताकत उनकी छवि है, उनकी इमेज है। मोदी की यह छवि कि वे एक ईमानदार राजनेता है, वे एक कर्मठ राजनेता है, वे एक इंटीग्रेटेड पर्सन है, वे देश हित में काम करते हैं, वे निजी हित में काम नहीं करते हैं, वे परिवार के हित में काम नहीं करते हैं, वे अपने मित्रों के हित में काम नहीं करते हैं। ये जो उनकी एक इमेज बनी हुई है पिछले 25 सालों से राजनीति में, ये बहुत यूनिक इमेज है। ये बाकी सारे राजनेताओं से विपरीत है, बाकी सारे राजनेताओं से अलग हटके। इस इमेज को मोदी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ माना जाता है राजनीति के रूप में, एक राजनीतिज्ञ के रूप में, वोट प्राप्त करने के रूप में। तो राहुल गांधी ये बार बार कहते हैं कि उनकी इस छवि को डैमेज करना ये उनका मुख्य उद्देश्य। इसके लिए उन्होंने कई प्रयास किए। चौकीदार चोर है, राफेल के माध्यम से उन पर अटैक किया गया। इसके पहले 20 साल गोधरा दंगों के माध्यम से उन पर अटैक किया गया। तो ये कई प्रयास लगातार चल रहे हैं पिछले 2 दशकों से, 3 दशकों से, कि मोदी की छवि को गिराया जाए, पर अभी तक उसमें किसी को भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। अब लेटेस्ट जो प्रयास चल रहा है विपक्ष की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से, वो है कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को मोदी लाभ पहुंचाते हैं। पहला प्रयास तो यह है कि सबके मन में, जनता के मन में कहीं ना कहीं यह बात
अच्छी तरह से स्थापित हो जाए कि मोदी और अडानी की साठगांठ है। अब उसका दूसरा चरण है कि अडानी को एक जालसाज, फ्रॉड व्यक्ति के रूप में या व्यापारी के रूप में प्रोजेक्ट करना। तो उसका जो दूसरा इफेक्ट आता है वो ये आता है कि मोदी एक ऐसे व्यापारी के साथ है जो फ्रॉड है। तो अब इसके भी प्रयास चल रहे हैं। इसके पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी अडानी के विरोध में, हुआ कुछ नहीं। कुछ दिन तक उसके लिए शोर मचाया गया, संसद के 2 सत्र उस पर, 1 सत्र उस पर बर्बाद हो गया। अच्छा, अनेक तरह की जेपीसी आदि की मांगे की गई, फाइनली उसमें कुछ भी नहीं। मुद्दा अब उठाया जा रहा है रिश्वत देने का। जो आरोप अमेरिका में लगे हैं उसके कोई आधार अभी तक दिए नहीं गए। जिस आरोप पत्र में ये आरोप लगे हैं उसमें भी ये लिखा गया है कि जब तक ये आरोप सिद्ध नहीं होते तब तक इन्हें इनोसेंट माना जाए, तब तक इन्हें निर्दोष माना जाए। वो आरोप फीबल है, उनका कोई आधार नहीं है, निराधार है। इसके बावजूद भी हमारे देश में उसको लेकर ओवर रिएक्शन हो रहा है। विपक्ष उसको लेकर जेपीसी की मांग करेगा। संसद का सत्र 25 तारीख से चालू होने वाला है। तो ये एक भूमिका बना ली गई है कि अब संसद में इसको लेकर शोरगुल होगा, इसको लेकर गतिरोध पैदा किया जाएगा। संसद में सरकार जो कुछ करना चाहती है वो करने से सरकार को रोका जाएगा। और एक ऐसा मुद्दा जिसका कोई आधार नहीं, जिसको अभी सिद्ध होने में कितना समय लगेगा ये भी अभी किसी को पता नहीं, वो सिद्ध होगा भी कि नहीं होगा ये किसी को पता नहीं। रिश्वतें देने के सबूत जुटाना ये हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। आरोप लगाना बहुत आसान होता है, सबूत नहीं मिलते, लेकिन फिर भी इसको आधार बनाकर ये सारा शोरगुल किया जाता है। अब इसके कुछ और भी आयाम हैं। हम सभी जानते हैं, जैसा कि प्रेस मीडिया में काफ़ी स्पष्ट तौर पर बयान हुआ है पिछले दिनों में कि बांग्लादेश में जो कुछ घटित हुआ है पिछले 2-3 महीनों में, वहाँ पर जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, शेख हसीना को वहाँ से सत्ता से हटा दिया गया और मोहम्मद यूनुस को सत्ता में लाया गया, इस सब के पीछे अमेरिका का हाथ बताया जाता है। उस बांग्लादेश में विद्युत प्रदाय अडानी करता है। वो विद्युत का उत्पादन भारत में होता है और यहाँ से उसका प्रदाय बांग्लादेश में होता है। पिछले दिनों में बांग्लादेश ने भारत के ऊपर, जब शेख हसीना को वहाँ से हटा दिया गया, उसके बाद बांग्लादेश में भारतीयों के साथ, हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ और भारत एज ए कंट्री के साथ उन्होंने जो कुछ किया वो हम सबको पता है। विद्युत प्रदाय जो अडानी करता है उसके लिए जो पेमेंट बांग्लादेश से उनको चाहिए वो पेमेंट हो नहीं पा रहा है। सैकड़ों करोड़ रुपए की आउटस्टैंडिंग हुई। अडानी ने विद्युत प्रदाय बंद कर दिया। अब बांग्लादेश के लोगों के लिए स्थिति ये हो गई है कि अमेरिका ने सत्ता परिवर्तन किया, इसकी वजह से हमारे घरों में अंधेरा हो रहा है। तो यह भी एक आयाम है इस पूरे प्रकरण के पीछे का कि बांग्लादेश की विद्युत प्रदाय अडानी ने बंद कर दिया है। उसका एक और आयाम है कि अभी ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। जब ट्रंप राष्ट्रपति निर्वाचित हुए तो अडानी ने उनको बधाई देते हुए एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने यह भी लिखा था कि अब वे अमेरिका में $10 बिलियन का निवेश करके वहां पर ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ काम करना चाहेंगे। वहां के व्यापारियों के लिए, वहां की इंडस्ट्री के लिए भारत से निवेश आकर वहां निवेश होना ये कोई बहुत स्वागत योग्य या उन्हें पचने वाली बात नहीं। वो भी ट्रंप के कार्यकाल में इट इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड। तो वहाँ का जो सोरोस जैसे लोगों का वर्ग है उनके लिए ये चीज़ भी उनको नागवार गुजरती है, उनको पसंद नहीं आई है और इसलिए भी अडानी टारगेट पर है। तो ये मेरा इस वीडियो का उद्देश्य है आप लोगों को इस विषय की जटिलताओं से अवगत कराना, आपका ध्यान इस विषय की जटिलताओं की ओर आकर्षित करना, क्योंकि यह विषय इतना आसान नहीं है कि एक व्यापारी ने किसी को कुछ रिश्वत देने की बात की है और उसके ऊपर आरोप तय हुए हैं और अब वो आरोप जो तय हुए हैं वो अमेरिका का एक लीगल प्रोसीजर है, उस लीगल प्रोसीजर के हिसाब से उस जो भी होना है वो अपनी जगह होगा और यदि वो दोषी पाए जाएंगे तो उनको सजा होगी। हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, हो सकता है कि आरोप निराधार हो, वो भविष्य में मालूम पड़े। लेकिन उसके अलावा ये सारी जो घटनाएं हैं, ये सारी जो डेवलपमेंट्स हैं, यह भी ध्यान देने योग्य है, क्योंकि बात सिर्फ अडानी की नहीं है, बात भारत की है, बात भारत की उन्नति की है, बात भारत के शक्ति बनने की है।
बात भारत के आर्थिक ग्रोथ की है। आज हम चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं, तीसरी बनने की तैयारी है। यह सबको पसंद नहीं आ रहा है। बहुत बड़ी शक्तियां हैं विश्व में जिन्हें भारत की ग्रोथ रास नहीं आ रही है। इन शक्तियों को डीप स्टेट कहा जाता है। अमेरिका के पार्लेंस में डीप स्टेट कहा जाता है। ये वो शक्तियां हैं जो दूसरे देशों के अंदर अस्थिरता पैदा करती है, दूसरे देशों में अराजकता पैदा करती है। वो शक्तियां अडानी को टारगेट कर नरेंद्र मोदी को निशाना बना रही है और नरेंद्र मोदी के माध्यम से भारत को निशाना बना रही है। यह समझना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।